अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के इस सेशन में हम ऑर्डर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर नंबर 5 बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इशू ऑफ समन एंड सर्विस ऑफ समन। आज के इस सेशन में हम इशू ऑफ समन, इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, रूल 1 to 8, हम उनको कंप्लीट करेंगे। रूल 1, ये ऑर्डर नंबर 5 रूल 1 समन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल 1 का सब रूल 1, when a suit has been duly instituted, a summon may be issued to the defendant to appear and answer the claim on the day to be therein specified। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो एक सूट को ड्यूली इंस्टीट्यूट किया गया, यानी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट हमें बताई गई हैं ऑर्डर नंबर 6 में, ऑर्डर नंबर 7 में, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके एक प्लेंट को फ़ाइल किया गया, एक सूट को फ़ाइल किया गया है, तो उसके बाद फिर कोर्ट समन इशू करेगी डिफेंडेंट को कि अपीयर हो और आंसर दो ये जो सूट आपके अगेंस्ट फाइल किया गया है। प्रोवाइडेड दैट नो सच समन शैल बी इशूड when the defendant has appeared at the presentation of the plaint and admitted the plaintiff's claim। यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन प्रोवाइज़ो में ये कह रहे हैं कि अगर तो जब प्लेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूट किया जा रहा है सूट को, उस टाइम पे अगर तो डिफेंडेंट खुद ब खुद ही अपीयर हो जाता है कोर्ट के सामने और वो एडमिट कर लेता है प्लेंटिफ के क्लेम को कि हाँ जी, इसने जो दावा किया है ये बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसको फिर भी कहें नहीं जी हम आपको समन इशू करेंगे, उसके बाद आपने आना और फिर हमें बताना है। ये वैसे भी लॉजिकली नहीं लगती बात कि एक बंदा अगर खुद ही आ गया तो उसको समन क्यों भेजने हैं। प्रोवाइज़ो में यही कह दिया गया कि भाई अगर वो खुद आ गया तो समन भेजने की ज़रूरत नहीं है, फिर समन नहीं भेजेंगे। नो कोर्ट नो सच समन शैल बी इशूड, यहाँ पे शैल का वर्ड है। सब रूल 2 इसका, अ डिफेंडेंट टू होम अ समन हैज़ बिन इशूड अंडर सब रूल 1 मे अपीयर। अब जो समन जिस डिफेंडेंट को भेजा गया है वो क्या करेगा, फिर वो अपीयर होगा, वो इन पर्सन हो सकता है, नंबर 1 इन पर्सन यानी वो खुद कोर्ट में आ सकता है। बी बाई अ प्लीडर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट, या फिर तो वो किसी प्लीडर को के थ्रू अपीयर हो सकता है, खुद नहीं आया, इन पर्सन जा सकता है, या इन पर्सन नहीं प्लीडर किसी वकील के थ्रू जा सकता है, और ऐसे वकील को भेजना है जिसको उस सूट से रिलेटेड सारे मटेरियल वगैरह मवाद का पता हो, ये नहीं कि कोर्ट उससे कोई क्वेश्चन पूछे उसको पता ही ना हो। सी बाई अ प्लीडर अकम्पेन्ड बाई सम पर्सन एबल टू आंसर ऑल सच क्वेश्चंस, या फिर प्लीडर के थ्रू अपीयर होगा और प्लीडर के साथ किसी ऐसे पर्सन को वो भेजेगा जिसको जो के कोर्ट के क्वेश्चंस, कोर्ट की क्वेरीज का जवाब दे सके। सब रूल 3 एवरी सच समन शैल बी साइंड बाय द जज। जो भी समन होते हैं अगर हम उनको देखें भी तो वो हमेशा जज साहब उनको साइन करते हैं, और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स, या फिर किसी अगर ऑफिसर को जज साहब ने अपॉइंट किया हो तो वो साइन करेगा। एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट, और उस पर वो अदालत की मोहर भी लगी होती है समन पे। सब रूल 1 रूल 1 में हमें ये बताया गया कि जब भी कोई सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट किया जाएगा तो डिफेंडेंट को समन इशू किए जाएंगे कि आए और आके जवाब दें। लेकिन अगर डिफेंडेंट खुद ब खुद ही कोर्ट में आ जाए जब वो सूट इंस्टीट्यूट किया गया और वो क्लेम भी सारा मान ले, तो कोई कोर्ट उसको समन इशू नहीं करेगी। फिर आ जाता है कि जब समन इशू हो गए हैं तो डिफेंडेंट किस तरह कोर्ट में अपीयर होगा, या तो वो इन पर्सन चला जाएगा या वकील के थ्रू चला जाएगा, लेकिन वकील ऐसा होना चाहिए जिसको उस केस के बारे में पता हो। और लास्टली ये था कि किसी वकील के थ्रू, किसी ऐसे बंदे के थ्रू वो अपीयर हो सकता है जिसको उस केस के बारे में पता हो और कोर्ट के आंसर्स दे सकता हो। प्लस इसमें यह भी बताया गया था रूल 1 में कि जो समन्स होंगे उनको जज साहब साइन करेंगे, या जज साहब अगर किसी ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं तो वो साइन करेगा, या फिर और उस समन पे कोर्ट की स्टैम्प भी लगेगी। सब रूल 2 कॉपी ऑफ स्टेटमेंट अनेक्स टू समन्स एवरी समन्स शैल बी accompanied बाई द कॉपी ऑफ प्लेंट और इफ़ सो परमिटेड बाई कंसाइज स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं सब रूल 2 में कि जो भी समन भेजे जाएंगे ना उसके साथ वो प्लेंट की दावे की कॉपी लगा के भेजा जाएगा, या फिर अगर कोर्ट अलाउ करती है तो कंसाइज स्टेटमेंट भी भेज सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रोसीजर यही है
कि समन्स के साथ प्लेंट की कॉपी भेजी जाती है ताकि डिफेंडेंट को पता तो हो कि मेरे अगेंस्ट क्या दावा दायर किया गया। सब रूल 3, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन, के कोर्ट डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों को इन पर्सन अपीयर होने का कह सकती है। इसका सब रूल 1 है, where the court sees reason to require the personal appearance of the defendant, the summons shall order him to appear in person in court on the day fixed therein specified। अगर तो कोर्ट को ये लगता हो कि डिफेंडेंट को इन पर्सन बुलाना है, यानी वो खुद कोर्ट में आए, तो इस सिचुएशन में जो उसको समन भेजे जाएंगे उनमें स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि आपने इन पर्सन आना है, और उस समन में वो डेट भी बताई जाती है, वो दिन भी बताया जाता है जिस दिन के लिए आपने कोर्ट में अपीयर होना है। इसका सब रूल 2 है, वेयर द कोर्ट सीज रीजंस टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द प्लेंटिफ ऑन द सेम डे, इट शैल मेक एन ऑर्डर फॉर सच अपीयरेंस। जब कोर्ट को किसी ये लगता हो कि प्लेंटिफ को हमने इन पर्सन बुलवाना है, उसकी को ज़रूरत पड़ गई है कोर्ट को पूछना वगैरह, तो कोर्ट समन में प्लेंटिफ को इन पर्सन आने का मेंशन करेगी, उसको ऑर्डर करेगी कि भाई इन पर्सन आओ, प्लस उसके साथ साथ वो यहाँ पे भी समझ में वो डे भी बता देगी कि जिस दिन के लिए आपने अपीयर होना है। सो सब रूल 3 के अंडर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों को इन पर्सन कोर्ट समन के थ्रू ऑर्डर कर सकती है कि इन पर्सन अपीयर हो। आगे सब रूल 4, नो पार्टी टू बी ऑर्डर्ड इन टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टन लिमिट्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रूल 3 में हमें ये पता लग गया कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों को कोर्ट कह सकती है कि आप इन पर्सन अपीयर हो, बट यहाँ पे रूल 4 में ये बताया गया है कि वो अगर तो लोकल लिमिट्स के अंदर रहता है कोर्ट की तो फिर बुलाना है, या इसके अगर वो लोकल लिमिट्स में नहीं रहता, कितना दूर रहता है, तो फिर उसको समन के थ्रू आप इन पर्सन बुला सकते हो। नो पार्टी शैल बी ऑर्डर्ड टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रिजाइड्स, कि किसी भी पार्टी को इन पर्सन नहीं बुलाया जाएगा कि अगर तो वो पार्टी ना रहती हो कहाँ पे, नंबर 1 विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, अगर तो वो उस कोर्ट की ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन उसकी लोकल लिमिट्स के अंदर नहीं रहता तो उसको नहीं बुलाया जाएगा। अगर तो वो लोकल लिमिट्स में रहता है तो फिर उस पर्सन को, उस पार्टी को कोर्ट इन पर्सन बुला सकती है। बी विदाउट सच लिमिट्स, लेकिन अगर वो कोर्ट की ये लोकल लिमिट्स में ना रहता हो, बट एट अ प्लेस लेस देन 50 और वेयर देयर इज़ अ रेलवे और स्टीमर कम्युनिकेशन और अदर एस्टेब्लिश्ड पब्लिक कन्वेंस फॉर 5/6 of distance between the place where he resides and place where the court is situate less than 200 miles distance from the court हाउस। लेकिन अगर तो वो कोर्ट की लोकल लिमिट्स में तो नहीं रहता, लेकिन कोर्ट की लोकल लिमिट्स से बाहर वो 50 मील कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मील के दरमियान रहता हो, लेकिन ये 200 मील तक का जो फासला है ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम हो, कोई रेलवे सिस्टम हो, तो फिर उसको इन पर्सन कोर्ट बुला सकती है। पहली बात ये थी कि कोर्ट ने अगर किसी पार्टी को इन पर्सन बुलाना है तो वो कोर्ट की लोकल लिमिट्स में रिज़ाइड करता हो, उसकी रिहाइश कोर्ट की लोकल लिमिट्स में हो। लेकिन अगर कोर्ट की लोकल लिमिट्स में नहीं रहता तो फिर ज़्यादा से कोर्ट की लोकल लिमिट्स के बाहर वो 50 मील और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मील के दरमियान उसकी रिहाइश हो, और वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी हो तो फिर उसको इन पर्सन बुलाया जा सकता है। रूल 5, समन्स टू बी ईदर टू सेटल इश्यूज़ और फॉर फाइनल डिस्पोजल, के जो समन्स इशू किए जाएंगे ये या तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए किए जाएंगे या सूट की फाइनल डिस्पोजल के लिए क्या किए जाएंगे। द कोर्ट शैल डिटरमिन, कोर्ट डिटरमिन करेगी एट द टाइम ऑफ इशूइंग समन्स वेदर इट शैल बी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ ओनली, कि या तो ये सिर्फ सेटलमेंट के इशू करने के लिए ही किए जा रहे हैं इशू, और फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट एंड द समन्स शैल कंटेन अ डायरेक्शन अकॉर्डिंगली। देखें ये यहाँ पे रूल 5 में ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जब ये समन इशू करने आना तो कोर्ट ने पहले ये डिटरमिन करना है कि क्या ये मैं सिर्फ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए समन इशू कर रही हूँ या
केस की फाइनल डिस्पोजल के लिए समन इशू कर रही और उसके अकॉर्डिंगली फिर कोर्ट ने डायरेक्शंस भी देनी है। अब डायरेक्शंस मींस कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या उसको इन पर्सन बुलाना है, व्हाटएवर। सो ये इस किस्म की कोर्ट ने डिटरमिन करना है बात को कि फ़ाइनल डिस्पोजल के लिए समन इशू करने हैं या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए सिर्फ बुला रहे हैं। अब इसके साथ जो प्रोवाइजो ऐड है, प्रोवाइडेड दैट इन एवरी सूट हर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़ द समन्स शैल बी फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। कि स्मॉल कॉजेज़ का जब केस होगा तो उसमें जो कोर्ट इशू करेगी समन वो सिर्फ़ और सिर्फ फाइनल डिस्पोजल के लिए ही इशू करेगी। रूल 6 फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, कि अब ये जो डेट फिक्स करनी है कोर्ट ने समन्स में कि इस दिन आओ, वो किस लिहाज से करनी है। द डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल बी फिक्स्ड विद रेफरेंस टू द करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट, द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट एंड टाइम नेसेसरी फॉर द सर्विस ऑफ समन्स, and the day shall be so fixed as to allow defendant sufficient time to enable him to appear and answer on such day। देखिए, अगर तो कोर्ट ने समन इशू किए हैं आज, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने आज समन इशू किए हैं और कोर्ट ने कहा है कि कल आ जाओ, कल के लिए कोर्ट ने समन इशू किए हैं और जो डिफेंडेंट है वो 200 मील दूर रहता है। अब यहाँ पे जब समन उसको जाने हैं, समन जाने में ही उसको 2 दिन लगने हैं, तो वो कल अपीयर कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे यही कहा गया है रूल 6 में कि जो समन इशू करने हैं उसमें जिस डेट के लिए वो समन इशू कर रहे हैं, जिस डेट के लिए उसको बुलाया जा रहा है, कोर्ट ने कंसिडर करना है कि कितने डिस्टेंस पे वो रहता है और ये सर्विस होने के लिए इस समन्स को उस तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा और एक सफिशेंट टाइम उस डिफेंडेंट को दिया जाएगा कि वो कोर्ट में आ सके। ये नहीं कि आज समन इशू किया और कल के लिए समन इशू किया भी अगले दिन ही आ जाओ। रूल 7 समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय हिम। समन्स में ये भी ऑर्डर किया जा सकता है कि जिन डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाई करते हो ना वो लेके आ जाओ। द समन्स टू अपीयर एंड आंसर शेल ऑर्डर the defendant to produce all documents in his possession or power upon which he bases his defense or any claim for set off, and shall further order that where he relies on any other document, whether in his possession or power or not, evidence in support of his defense or claim of set off, he shall enter such documents in a list to be added or annexed to the written statement। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर तो डिफेंडेंट को जो समन इशू किए जाएंगे उसमें उसको साथ ये भी ऑर्डर किया जाएगा कि जिन डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो आपके पोजेशन में है या नहीं है, आप उन पर रिलाई जिन डॉक्यूमेंट्स पे कर रहे हो उनको आपने अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ अनेक्स करना है। ये डायरेक्शन भी कोर्ट समन्स में ही दे देगी, चाहे वो आप उन डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे हो वो आपके पोजेशन में है या कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पोजेशन में नहीं है, वो सारे भी आपने अपने रिटन स्टेटमेंट की लिस्ट के साथ अटैच करने हैं। ये रूल 7 में बताया गया है। समन में ये भी साथ डायरेक्शन दी जाएगी। रूल 8 ऑन इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो समन्स इसलिए इशू किए जा रहे हैं कि फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए इशू किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी ऑर्डर किया जाएगा डिफेंडेंट को कि भाई आपके जो जो विटनेसेस हैं ना आप उनको भी लेके आओ। वे द समन्स इज फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, इट शैल ऑल्सो डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस all witnesses upon whose evidence he intends to rely in his support। तो यहाँ पे ये कह दिया गया रूल 8 में कि भाई समन में ये भी साथ ऑर्डर किया जाएगा अगर तो फाइनल डिस्पोजल के लिए किए जा रहे हैं। अगर सिर्फ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए किए जा रहे हैं तो फिर नहीं, अगर फाइनल डिस्पोजल के लिए समन इशू किए जा रहे हैं तो यहाँ पे ये भी ऑर्डर किया जाएगा कि भाई अपने सारे विटनेसेस को भी आप लेके आओ ताकि सूट को हम डिसाइड कर सकें।